Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the linkage and the recombination. So without any delay let's start. हम पहले ही बात कर चुके हैं about the chromosomal theory of inheritance के बारे में and उसको दिया था सटन ने chromosomal segregation को और जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी उनकी जो नॉलेज थी उसको यूनाइट किया और हमारे सामने रखा एज द chromosomal theory of inheritance. लेकिन उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंटेशन एक्जैक्टली परफॉर्म की है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, हमारे सामने प्रैक्टिकली प्रूफ किया है, वो थॉमस एंड मॉर्गन ने किया है. उन्होंने ड्रोसोफिला को चूज़ किया एज अ ऑर्गेनिज्म, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर को, और उसके 3 रीजंस थे. पहला रीज़न कि उसकी लाइफ साइकिल 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाती है. देन दूसरा रीज़न कि वो एक सिंगल मेटिंग के साथ में ही बहुत सारी प्रोजेनीज को बर्थ दे देती है. एंड तीसरा रीज़न मेल और फीमेल ईजिली डिस्टिंग्विशेबल है, सारे कैरेक्टर्स ईजिली आप नेकेड आई के थ्रू देख सकते हो. देन हम बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या. जब उन्होंने जैसे नॉर्मल डायब्रेट क्रॉसेस परफॉर्म करे थे मेंडल, वैसे ही उन्होंने क्रॉसेस परफॉर्म किए, डायब्रेट क्रॉस ही परफॉर्म किए. लेकिन मेंडल के पास जो रेशियो आ रहे थे वो 9:3:3:1 आ रहे थे. लेकिन मॉर्गन ने देखा कि ये जो रेशियो मेंडल को दिख रहे थे 9:3:3:1, ये एग्जैक्टली नहीं दिख रहे हैं. उनको पता चला कि उनको ये पता था पहले से ही कि जो मैं कैरेक्टर्स चूज़ कर रहा हूँ या जो मैंने कैरेक्टर्स लिए हैं डायब्रेट क्रॉस के लिए, वो एक ही क्रोमोजोम पे सेक्स लिंक्ड है बेसिकली, यानी कि एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है. लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो मेंडल ने जो रेशियोज दिए हैं वो रेशियो से बिल्कुल ही अलग हो रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है. जो कि मेंडल ने बोला था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा और यहाँ पे 9:3:3:1 वाला रेशियो जो होगा वो हमारे सामने देखने को मिल जाएगा. लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कुछ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं. पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी कि जो पेरेंट्स के पास थे वैसे ही कैरेक्टर्स प्रोजेनी के पास आ रहे हैं एज इट इज़. ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा फॉलो. और दूसरा उन्होंने देखा कि कुछ जो है वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्हें देखने को मिला है. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब मेंडल कर रहे थे एक्सपेरिमेंट उन्हें देखने को मिला रेशियो 9:3:3:1. लेकिन जब थॉमस एंड मॉर्गन ने किया तो उन्हें सारे के सारे जो प्रोजेनीज मिली वो ऐसे नहीं मिली. उसमें कुछ तो थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले थे, यानी कि कुछ जो ऐसे थे जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहे थे और कुछ थे जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो कर रहे थे. अब जो उन्होंने पहली बार कैरेक्टर्स लिए वो कुछ इस तरीके से थे कि फीमेल जो थी वो येलो बॉडी की थी और आंखें उसकी वाइट थी. और जब हम बात करते हैं मेल के लिए तो मेल की जो बॉडी थी वो ब्राउन थी और उसकी आंखें लाल थी. मेल जो था वो वाइल्ड टाइप था, यानी कि उसके पास जो दोनों कैरेक्टर्स थे वो डोमिनेंट वाले थे. फीमेल जो थी वो रेसेसिव कैरेक्टर्स के पास साथ थी. ठीक है, अब जब उन्होंने देखा कि इन दोनों का क्रॉस करा के तो उन्होंने देखा कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं और पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं. नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब रिकॉम्बिनेंस या फिर रिकॉम्बिनेशन हुआ है या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है. ठीक है, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था वो 1.3% का था आउट ऑफ 100, ऑब्वियसली बात है. तो उन्होंने देखा कि ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो बहुत ही कम बन रहे हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंटल कॉम्बिनेशन. फिर उन्होंने दूसरे कैरेक्टर्स को लेके जो कि वापस से अगेन एक्स क्रोमोसोम पे ही थे और फिर उनका क्रॉस कराया और दूसरी ड्रोसोफिला का, जिसमें कि जो कैरेक्टर्स लिए थे इस बार उन्होंने विंग का लिया था और एक बॉडी का कलर का लिया था. ठीक है, तो बॉडी का कलर में वापस जो फीमेल थी उसके पास वाइट बॉडी थी और मिनिएचर विंग था, और जो मेल था उसके पास अच्छा खासा विंग था, यानी कि वही वापस वाइल्ड टाइप था और जो बॉडी थी वो ब्राउन ही थी. उन्होंने जब उसका क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि 37.2 करके कुछ रिकॉम्बिनेशन निकल रहा है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन अब बढ़ गया है, यानी कि नॉन पेरेंटल टाइप जो थे, यानी कि अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो बढ़ गया है. तो उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसा कैसे हो रहा है. तो उनको समझ में आया कि जो कैरेक्टर्स लिंक्ड है या फिर एक क्रोमोसोम के ऊपर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि दो क्रोमोसोम की, जैसे 2 क्रोमोसोम है मान लेते हैं, एक फर्स्ट क्रोमोसोम है एक एक्स क्रोमोसोम है या फिर जो सेक्स लिंक क्रोमोसोम है या फिर सेक्स क्रोमोसोम बेसिकली, तो वो जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स फाइन. लेकिन एक क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकता है कि कुछ जीन्स जो है वो पास में लोकेट हो, या फिर और हो सकता है कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर भी जो दो जीन्स हैं अलग अलग, वो अलग अलग या फिर दूर लोकेट हो. या जैसे कि मतलब है मेरा इस मैन से कि ये हो सकता है कि पहला जो जीन हम बात करें जैसे कि बॉडी कलर का, तो एक्स क्रोमोसोम पे सारे के सारे जीन्स जो अभी तक हमने बात करी या जो सारे के सारे कैरेक्टर्स इसके बारे में हमने बात की वो सारे के सारे एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थे. ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो एक बॉडी के कलर का है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो, और हो सकता है कि जो हमने आंखों का कलर लिया था जिसमें कि फीमेल जो थी वाइट थी और मेल जो था वो रेड आइड था, तो हो सकता है वो इधर हो. और हो सकता है जो दूसरा वाला था, यानी कि जो विंग था कि मिनिएचर विंग होगा या फिर लार्ज विंग होगा, वो हो सकता है इधर हो. ठीक है, तो जितना ज़्यादा पास कोई 2 जीन्स होंगे उतना ज़्यादा वो साथ में जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हो सकता है वो साथ में जाए, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगे उस केस के अंदर. तो उन्होंने ये समझाया, उनका कहने का मतलब ये था कि कभी भी कोई 2 जीन्स अगर एक क्रोमोसोम पे हैं और हो सकता है कि वो साथ में हैं, तो उनके पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनने के या फिर जैसे पेरेंट्स के पास जैसे कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज़ प्रोजेनी के अंदर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट केस में हमने देखा कि जब फीमेल की बॉडी थी वाइट और आंखें उसकी थी
सॉरी, जो फीमेल की बॉडी जो थी वो येलो थी और आंखें उसकी वाइट थी, और जो मेल था वो वाइल्ड टाइप था, उसकी बॉडी जो थी वो ब्राउन थी और उसकी आंखें रेड थी। तो उनकी जो जीन्स थे यानी कि बॉडी के कलर की और जो आंखों के कलर की जो जीन्स थे वो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड प्रेजेंट थे, लिंक वहाँ पे लिंकेज देखने को मिल रहा था, बहुत ज़्यादा पास पास प्रेजेंट थे, यानी कि वो दो जीन्स थे वो आपस में लिंक्ड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पास पास प्रेजेंट है। तो उनकी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है या फिर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों साथ में जा सकें। इस वजह से उस वाली कंडीशन के अंदर, जो पहली वाली कंडीशन थी उसके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन बन रहे थे वो 1.3% के ही बन रहे थे, ठीक है। और उसी जगह जब हम दूसरी जगह देखते हैं, जो दूसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें कि हमने देखा कि ड्रोसोफिला के जो दो जीन्स या फिर जो कैरेक्टर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि था कि एक बॉडी का कलर था और दूसरा था विंग का जो साइज़ होगा या शेप होगा। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन उस कंडीशन में ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब है कि जो दो जीन्स हमने पहले लिए हैं, यानी कि जो बॉडी का कलर लिया है और आंखों का कलर लिया है, वो इधर पकड़ मान लेते हैं, इतने पास में प्रेजेंट है या फिर लिंक्ड है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा पास में प्रेजेंट है। तो कंपैरेटिवली वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन यानी कि सेकंड केस के अंदर जिसमें कि हमने बॉडी का कलर और विंग लिया है, वो थोड़ा उसमें ज़्यादा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो दूर प्रेजेंट हो, तभी वो जो है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, इजीली रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, इजीली टूट के ये वाला क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पे जा रहा है, एंड सो एंड सो ऑन चीज़ें हो रही हैं। तो और इसी चीज़ को यूज़ करते हुए जो ये लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन का जो टर्म है या फिर इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया अभी, उसको यूज़ करते हुए उनके एक स्टूडेंट थे जिसका नाम था एल्फ्रेड स्टूटीवेंट। उन्होंने कंप्लीटली जीन की मैपिंग या फिर क्रोमोसोम की मैपिंग बताई। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी, जैसे मैंने बताया अभी तक कि अगर कोई भी जीन जिसमें जीन या फिर दो जो भी कैरेक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उनके पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा पास में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर किसी का जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा है, यानी कि वो थोड़ा दूर प्रेजेंट होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने कोई 3 जीन्स ले रखे हैं, फिर 3 कैरेक्टर्स ले रखे हैं A, B और C, और तीनों की दोनों एक ही क्रोमोसोम पे लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि मैंने बोला कि A और B का जब हम डाइब्रेट क्रॉस करा रहे हैं तो उसके जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% है, लेट्स से, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि जो दूसरा वाला है, मान लेते हैं B और C के लिए कंपेयर कर रहे हैं, या फिर ये A और C के लिए कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो A और C का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि जो A और C है उनका जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 30% है, ठीक है। यानी कि A और C जो है वो आपस में ज़्यादा लोकेट होंगे या फिर ज़्यादा लिंक्ड होंगे एज कम्पेयर टू A और B, बिकॉज A और B में जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन तभी ज़्यादा होगा जब जो जीन्स है वो लिंक्ड कम होंगे, ज़्यादा पास में कम होंगे। ज़्यादा पास में कम मतलब यानी कि वो ज़्यादा दूर होंगे, और कौन, यानी कि A और B जो हैं वो ज़्यादा दूर प्रेजेंट होंगे, बिकॉज वहाँ पे 70% नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और दूसरी जगह जो A और C है जहाँ पे 30% ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यानी कि वो ज़्यादा लिंक्ड होंगे, ज़्यादा पास में होंगे, ज़्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। एज इट इज़ जैसे पेरेंट्स में वैसे उठ के चले जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, प्रोजेनी के अंदर। और उन्होंने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए जेनेटिक मैपिंग का टर्म इंट्रोड्यूस किया, जो कि बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत सारे हेल्पफुल है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।